Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with the 8th class of our Smart Athens series. सबसे पहले बात करेंगे साइंस की, थोड़े से विटामिन और उनसे कौन से डिजीजेज होते हैं वो सब देखेंगे, और कौन से विटामिन को क्या बोला जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देख लो, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में मैथ द कॉलम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, और आप लोग गलत भी एकदम धड़ल्ले से करते हो। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और इससे क्या होता है? मेनली नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जितनी भी आँख से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं ना, आँखों से रिलेटेड, वो सब विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। ज़ीरोथैल्मिया भी आँखों की बीमारी ही है। ज़ीरो मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा ज़ीरो फाइट्स, राइट। मतलब कुछ कोई चीज़ ड्राई हो रही है तो ज़ीरो, राइट। तो वैसे ही ज़ीरोथैल्मिया, जब आपकी आँखें ड्राई हो जाएंगी तो ज़ीरोथैल्मिया बोलते हैं उसको, ठीक है। स्किन केराटिनाइजेशन भी इसी से होता है। मेनली नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोथैल्मिया याद रखना विटामिन ए की कमी से होता है। ये कैसे याद रखोगे कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं? कैसे याद रखोगे बताओ? आप बोलते हो ना, एक रात की बात थी, 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 ए रेटिनॉल, ठीक है। एक रात की बात थी कि रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया था। इस तरह से ए को रेटिनॉल से जोड़ लेना, ए को रात से जोड़ लेना। ए की कमी हुई तो रात में कुछ दिखेगा नहीं, राइट। क्या खाओगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी? कैरेट खाओ, मिल्क पियो, चीज़ खाओ, बटर खाओ, अंडे खाओ, कॉड लिवर ऑयल खाओ, ठीक है। मेनली यहाँ पे कैरेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाजर जितनी ज़्यादा खाओगे ना, उतना ज़्यादा विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ठीक है। बाकी सब तो सब में ही रहेगा लगभग, लेकिन गाजर यहाँ पे यूनिक है। गाजर खाओगे को तो आँखों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विटामिन बी वन की बात करें, इसको थायमीन बोलते हैं, ठीक है। बी वन को क्या बोलते हैं? थायमीन। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए बॉडी में तो आपको बेरी बेरी डिजीज़ होता है। बेरी बेरी डिजीज़ होता है जिसकी वजह से ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है बॉडी की, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? बी वन को थायमीन बोलते हैं, और बी वन की कमी से ग्रोथ जो है रुक जाती है। कैसे याद रखोगे? बी द वन, बी द वन, बी द वन हु थिंक्स, हु थिंक्स, बी द वन हु थिंक्स ग्रोथ इज माइन। ऐसे इंसान बनो जो रोज सोचता है कि ग्रोथ इज माइन, ठीक है। बी द वन, बी द वन हु थिंक्स दैट ग्रोथ इज माइन। थिंग्स ग्रोथ इज माइन मतलब बी द वन, आप ऐसे इंसान बनो जो सोच रहा है कि ग्रोथ इज माइन, ठीक है। तो थाई मीन, थाई मीन, ठीक है। आप सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो कि ग्रोथ इज माइन। ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, नहीं सोचोगे तो ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वीडियो में प्रेजेंट हो, अभी तक बने हुए हो, तो इस बात का सबूत दो कि आपने लेक्चर देखा है। कमेंट में लिखो, ग्रोथ इज माइन, ग्रोथ इज माइन, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव अफर्मेशन भी हो गया, राइट। ग्रोथ इज माइन यानी कि यू आर द वन हु थिंक्स दैट ग्रोथ इज माइन, ठीक है। तो बी द वन हु थिंक्स दैट ग्रोथ इज माइन। तो याद रखना, दिस अफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। इस तरह से आपको बी वन याद रहेगा, राइट। सीरियल्स, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सब कुछ अच्छी चीज़ें खाओगे, दालें वाले खाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आपकी जो है बी वन की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। लेग्यूम्स बेस्ड फूड खाओगे, सोयाबीन खाओगे, तो आपके बी वन की कमी दूर हो जाएगी। विटामिन बी टू, बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसकी कमी से होता है चेलियोसिस, ग्लोसिटिस, डर्मेटाइटिस, स्किन रिलेटेड डिजीजेज बहुत होते हैं इसकी कमी से। चेलियोसिस मतलब माउथ के किनारे किनारे आपके ऐसे छाले टाइप के पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसकी कमी से मुंह में छाले वाले पड़ जाते हैं। कैसे याद रखोगे? अबे तू, बी टू लिखा है ना, तो ऐसे बोलो, अबे तू तू राई बो रहा है खेतों में जाके, खेतों में तू राई बो रहा है। तू तो बोलता था तुझे राई का फ्लेवर नहीं पसंद है, ठीक है। आज तू खुद राई बो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ भाई, मुंह में छाले वाले पड़ गए थे, इस वजह से फ्लेवर नहीं आता था, अब फ्लेवर आने लगा है, ठीक है। तो अबे तू तू राई बो रहा है, आपने देख के शॉक्ड हो गया, आपका दोस्त कहीं पे राई बो रहा था, खेत राई की खेती कर रहा था, तू राई बो रहा है खेतों में, तुझे तो फ्लेवर ही नहीं आता था किसी चीज़ का, बोलता था अच्छा नहीं लगता तुझे राई का फ्लेवर। तो आपने बोला अरे भाई उस टाइम मुँह पे छाले वाले पड़े होते थे, अभी सब ठीक है। तो चेलियोसिस भी याद हो गया। अबे तू से राइबोफ्लेविन भी याद हो गया, ठीक है। राई बोल रहा है मतलब राइबोफ्लेविन, ठीक है। तुझे तो फ्लेवर ही नहीं पसंद था, तो आपको समझ आ गया ना कैसा ट्रिक बनानी है। तो इसमें भी यही याद रखना, मिल्क लोगे, एग वाइट लोगे, लीवर, किडनी, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें खाओगे तो सही रहेगा, राइट। इसमें देखो खाना क्या खाना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली किस विटामिन को क्या बोलते हैं और उसकी कमी से क्या डिजीज़ होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी थ्री को बोलते हैं नियासिन, और इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। कैसे याद रखोगे? थ्री नाइस सिंस, थ्री नाइस
सिन, किसी से 3 नाइस पाप हो गए हैं, तो B3 न्यासिन, 3 नाइस सिंस, जिसमें से जो पहला सिन हुआ है, पहला सिन वो आगरा में हुआ है, ठीक है, पहला आगरा में हुआ और 3 नाइस सिंस हुए हैं, 3 नाइस सिंस, ठीक है, 3 नाइस पाप हुए हैं जिसमें से पहला सिन जो है वो आगरा में हो गया है। इस तरह से आपको B3 का नियासिन और पेलाग्रा दोनों याद रहेगा, राइट। अच्छा, पेलाग्रा में देखो 3 तरह की बीमारियां होती हैं, 3 सिंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्किन डिजीज़ होता है इसमें, ठीक है, स्किन डिजीज़ भी होता है इसमें। और क्या होता है इसमें, स्टमक डिजीज़ भी होता है। और क्या होता है इसमें, ब्रेन भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। स्किन डिजीज़ को आपको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, स्टमक डिजीज़ को डायरिया बोलते हैं, राइट, और ब्रेन डिजीज़ को डिमेंशिया बोलते हैं, राइट। तो ये 3 तरह के डिजीज़ पेलाग्रा में समाहित होते हैं। तो इसलिए 3 नाइस सिंस, जिसमें से पहला सिन आगरा में हुआ था, ये बात याद रखना। इसमें भी अंडा खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, दारू नहीं, मिल्क पियो, ठीक है, याद रखना इसको। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, राइट, इसमें पैरास्थेशिया बर्निंग सेंसेशन होता है। अब 5 है, 5 में जहाँ है तो पैंटो आपको पता ही है, B5 पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, तो B5 है तो पैंटोथेनिक एसिड तो समझ आ ही जाएगा, राइट, सिंपल है। इसमें हो क्या रहा है, पैरास्थेशिया हो रहा है। कैसे याद रखोगे, पैरों में एनेस्थीसिया हो जा रहा है, मतलब आपको नम हो जा रही हैं चीज़ें, नम हो जा रही हैं, ठीक है, होता है ना, सुन्न हो गया पैर, तो पैरास्थीसिया हो जा रहा है पैरों में। तो पैरास्थीसिया अगर हो जाएगा तो अगर आपने पैंट पहनी हो तब भी तो पता चलेगा ना कि अंदर भाई पैर सुन्न हो रहे हैं, तो पैंट पहनी है फिर ही पता चल जा रहा है कि पैरों में एनेस्थीसिया हो गया है। तो B5 पैंटोथेनिक एसिड और पैरास्थीसिया सब याद रखना अच्छे से। ईस्ट, मिल्क, फिश, एग, मिल्क, लेग्यूम्स, वही सब चीज़ें सब में खानी है, मतलब अच्छा खाओगे पियोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, देखो यहाँ पे भी 6 और ऑक्सिन दोनों आ रहा है, तो ये आप मैच द फॉलोइंग में आएगा तो मैच कर ले जाओगे। B6 की कमी से अनेमिया होता है, ये चीज़ याद रखना, B6 की कमी से क्या होता है, अनेमिया होता है। आप B6 नहीं लोगे तो सिक पड़ जाओगे। कैसे सिक पड़ोगे, आपके RBCs कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ब्लड में, इसी को अनेमिया कहते हैं, राइट। तो B6 अनेमिया, जहाँ भी 6 दिखे तो पायरोडॉक्सिन, दोनों में XX आ रहा है, राइट। B7 को बायोटिन बोलते हैं और विटामिन H भी B7 ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। B7 को बायोटिन बोलते हैं। आजकल बायोटिन के बहुत शैम्पू आ रहे हैं ना, तो कैसे याद रखोगे, B7 है, 7 से शैम्पू कनेक्ट कर लो, 7 शैम्पू, 7 शैम्पू, राइट। और शैम्पू कहाँ लगाते हो, बालों में लगाते हो, H हेयर फॉल, तो हेयर फॉल से आपको H भी याद आना चाहिए, विटामिन H इज इक्वल टू हेयर फॉल, अगर कमी हुई तो हेयर फॉल हो गया, ठीक है। और 7 से शैम्पू, शैम्पू में कौन सा शैम्पू पसंद करते हो आजकल, बायोटिन वाला शैम्पू, राइट, तो आपको बायोटिन वाला शैम्पू चाहिए। तो B7 बायोटिन शैम्पू, हेयर फॉल से H, ये सब आपस में कनेक्टेड है। B7 की कमी हुई तो आपको स्किन डिजीज़ और हेयर फॉल सब होगा। मीट, व्हीट, एग, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब खाओगे तो B7 की कमी नहीं होगी। B9 फॉलिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड कौन खाती है, प्रेग्नेंट वुमेन को खाना पड़ता है जब तक उनकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है ना, तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें फोलिक एसिड खाना होता है, ठीक है। तो B9 फॉलिक एसिड याद रखना। फॉलिक एसिड अगर प्रेगनेंसी से नहीं याद रख पाओ तो फीटस से याद रख लेना, फीटस होता है ना, तो फीटस से तो फॉलिक याद आ जाएगा ना, फॉलिक फेटस, तो फेटस से आप प्रेगनेंसी याद रखना और 9 मंथ याद रखना, तो B9 का फॉलिक एसिड याद रहेगा। इसमें भी अगर कमी हुई आयरन की तो अनेमिया हो जाएगा, आपको ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी बेबी की, ठीक है, इसलिए खाना होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाओ, लेग्यूम्स खाओ, ठीक है। और B12 कोबालामीन, देखो यहाँ भी 12 कोबालामीन, दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं ना, 12 कोबालामीन, कोबालामीन 12, दोनों में L और B आ रहा है, तो ये साउंड से ही समझ जाओगे कि अच्छा हाँ कोबालामीन तो 12 का है। इसकी वजह से पर्नीशियस अनेमिया होता है और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें मीट, फिश, एग, कर्ड, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तब जाके आपको B12 की कमी पूरी होती है। विटामिन C एब्सकॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो विटामिन C की कमी से क्या होता है, आपको ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम को स्कर्वी बोलते हैं। तो स्कर्वी, स्कॉर्बिक, स्कर्वी स्कॉर्बिक दोनों एक जैसे है ना, तो ये याद रहेगा, स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी हो जाएगा विटामिन C कमी से, ठीक है। विटामिन C किस में होता है, संतरे, नींबू, इन सब चीज़ों में, ठीक है, हर चीज़ में, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन C होता है, टमाटर में होता है विटामिन C, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा विटामिन C के बारे में। आंवला, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे उन सभी में विटामिन C होता है, ठीक है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी यानी कि कैल्शियम, याद रखा करो इसको, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम बनता कैसे है, सूरज की रोशनी में बनता है, जितना ज़्यादा आप सनलाइट लोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम फॉर्म होगा, ठीक है। तो विटामिन डी और कैल्शियम, सनलाइट, ये सब इंटरलिंक्ड है, याद रखना है इसको। इसकी कमी से क्या होगा, रिकेट्स हो जाते हैं, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है,
तो याद रखना कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, इसलिए आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो गई है, इस वजह से क्रिकेट नहीं खेल पाते हो। कैल्शियम की कमी नहीं होती, विटामिन डी अच्छे से लेते तो क्रिकेट खेल पाते। तो विटामिन डी में रिकेट याद रखना बस। ऑस्टियोमलेशिया भी हड्डियों का डिजीज़ है, तो ऑस्टियो मतलब ही हड्डी होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया मतलब कोई बोन्स रिलेटेड डिजीज़ है। चीज़ खाओ, फिश खाओ, एग योक खाओ, सनलाइट लो अच्छे से। एग योक और सनलाइट में बहुत अच्छा विटामिन डी होता है, मशरूम में भी होता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई को याद रखो, इट इज़ एनर्जी फॉर सेल्स, एनर्जी फॉर सेल्स। विटामिन ई इज एनर्जी फॉर सेल्स टू प्रोटेक्ट सेल्स। ठीक है, टू प्रोटेक्ट सेल्स मतलब टोकोफेरॉल, एनर्जी फॉर सेल्स टू प्रोटेक्ट सेल, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाएगी, ठीक है, कमज़ोरी आ जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी, विटामिन ई नहीं होगा तो। वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, ये जो जिसकी सब्ज़ी बनाते हो ना, सब्ज़ी डाल के आप वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हो, उसमें होता है विटामिन ई। तो ये सारी चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट, जो थोड़ी डिफरेंट वाले हो याद रखना। जैसे विटामिन ई वेजिटेबल्स ऑयल में होता है, विटामिन सी नींबू, संतरे, टमाटर, इन सब चीज़ों में होता है। ठीक है, विटामिन डी किस में होता है? विटामिन डी बताया फिश में होता है, एग योक में होता है, सनलाइट में होता है, मशरूम में होता है, इन सब चीज़ों में होता है। तो ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके में कहाँ पाए जाते हैं ये भी याद रखना। इसी के साथ विटामिन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ये तो पता है आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखना, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, राइट। 1 मतलब फर्स्ट सेल में, ठीक है, फर्स्ट सेल में 1 है। ठीक है, s मतलब s ऑर्बिटल और 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना याद रखो बस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, और 1 प्रोटॉन होता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, राइट। याद रखना कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो पूरी है उसमें लाइटेस्ट एलिमेंट कोई है तो हाइड्रोजन ही है। इसका एटॉमिक वेट लगभग 1.008 के आसपास होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का ये है, याद रखना इसको। अब हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब सपोज़ आपको कुछ भी नहीं पता हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, तब भी आपको ये नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट। कैसे याद रखोगे? अगर आपने हाई डोज ले लिया है, हाई डोज ले लिया है आपने, क्या लिया? हाई डोज किस चीज़ का? प्रोटीन का। आपने हाई डोज ले लिया प्रोटीन का, तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो आपका ट्रीटमेंट करे। ठीक है, अगर आपने हाई डोज ले लिया है प्रोटीन का तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो आपका ट्रीटमेंट करे। हाई डोज मतलब हाइड्रोजन, प्रोटीन मतलब प्रोटियम, डॉक्टर की ड्यूटी मतलब ड्यूटेरियम, और ट्रीटमेंट करे मतलब ट्रीटियम। इस तरह से आपको ये तीनों लाइन से याद होने चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, हाई डोज ले लिया प्रोटीन का तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि आपका ट्रीटमेंट करे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। पहले इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ लो। ये जो प्रोटियम होता है ये प्लेन हाइड्रोजन होता है, प्लेन हाइड्रोजन होता है, इसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटियम बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, नाम से ही लग रहा है प्रोटियम मतलब सिर्फ एक प्रोटॉन है। प्लेन हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है अबंडेंट हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। जो ड्यूटेरियम है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है ड्यूटेरियम में। ठीक है, और जो ट्रिटियम है, इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं इसमें। तो याद रखना, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन मिल रहा है, ट्रिटेनियम में 2 न्यूट्रॉन मिल रहा है, और प्रोटीनियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है। ठीक है, और प्रोटॉन तो सब में एक एक ही है। तो इस तरह से इनमें बेसिक डिफरेंस तो ये याद रख लेना। प्रोटियम में क्योंकि कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसलिए इसका नेचर स्टेबल है। ड्यूटेरियम में भी इसका नेचर भी स्टेबल है, इसमें एक ही न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में इसका नेचर अनस्टेबल हो जाता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, राइट। और ये रेडियो एक्टिव बन जाता है। रेडियो एक्टिव है मतलब ये खुद को ही डिके करेगा, और जब खुद को डिके करेगा तो इससे कौन सा रेडिएशन निकलेगा? बीटा रेडिएशन। ठीक है, बीटा रेडिएशन निकलता है जब ट्रिटियम डिके करता है। तो ट्रिटियम बहुत ही ज़्यादा रेयर है नेचर में, और ये प्रोड्यूस होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में। एटॉमिक रिएक्टर्स में प्रोड्यूस होता है ट्रिटियम, न्यूक्लियर फ्यूज़न में यूज़ होता है ट्रिटियम। ठीक है, और याद रखना कि फ्यूज़न में, फिज़न में नहीं, फ्यूज़न में, और रेयर है बहुत नेचर में, एटॉमिक रिएक्टर्स में ही प्रोड्यूस होता है। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में। ठीक है, इसको याद रखना। अब ये जो ड्यूटेरियम है, ये जो बीच वाला ड्यूटेरियम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो पता है आपको कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तभी पढ़ रहे हैं इसको। ये ड्यूटेरियम जो है ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होता है।
ठीक है, बिल्कुल कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। और ये वाटर में इंसॉल्युबल नहीं होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। और मॉलिक्यूल इज डाई एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक होता है, इसलिए ड्यूटेरियम बोलते हैं, डाई एटॉमिक ड्यूटेरियम, याद रखना, ठीक है। D2 लिखा हुआ है ना, तो D2 ड्यूटेरियम, ठीक है ना। और प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके ड्यूटेरियम बनाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हैवी वाटर के बारे में भी जान लो फिर। हैवी वाटर D2O, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं हैवी वाटर को। इसकी डिस्कवरी करी थी 1931 में हैरोल्ड सी यूरे ने, और पहला सैंपल आइसोलेट करा था लेविस ने। तो आपको यूरे और लेविस ये दोनों नाम याद रखने हैं हैवी वाटर से रिलेटेड। कैसे याद रखोगे? यूरिन से हैवी वाटर निकाल लीस, ठीक है, बोलते हैं ना यूपी में इस लैंग्वेज में, निकाल लीस। तो यूरिन से हैवी वाटर निकाल लीस, लिविस ने आइसोलेट कर दिया था ना हैवी वाटर को, तो यूरे ने ढूंढा था। तो यूरे को यूरिन से याद रखना, और यूरिन से हैवी वाटर निकाल लीस, लिविस, यूरे और लिविस याद रखना। हैवी वाटर के यूजेस क्या क्या हैं? न्यूट्रॉन मॉडरेटर में काम आता है, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट करना होता है ना, तो ये हैवी वाटर काम आता है वहाँ पे, ठीक है। रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनको कूल करने के काम आता है, एज अ कूलेंट भी हैवी वाटर यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ ड्यूटेरियम एंड इट्स कंपाउंड, ड्यूटेरियम को बताया, हैवी वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके ड्यूटेरियम प्रोड्यूस किया जाता है, तो ड्यूटेरियम और इसके कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में भी हैवी वाटर का यूज़ होता है। तो ये सारी बातें याद रखना। और ये जो हैवी वाटर होता है, इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत हार्मफुल होता है ये, ऑर्डिनरी वाटर से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, एब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं इसके, और कहीं ना कहीं प्लांट ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, सीड्स जनरेशन को रोक देता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हैवी वाटर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी बातें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लो। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर होता था प्रोविंस, जिसको बोलते थे सूबा, ठीक है। सूबा के नीचे होती थी सरकार, सूबा के नीचे क्या है? सरकार है, और सरकार को डिवाइड करते थे परगना या फिर महल में। ये जो सरकार है ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, ऑब्वियसली पहले स्टेट होगा, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसके अंदर शहर और गांव होंगे, तो परगना और महल, महल वाली सिस्टम पड़ा था ना, गांव को बोलते थे महल, तो वैसे ही परगना और महल सबसे नीचे हैं, बीच में सरकार है, ऊपर सूबा है। तो सूबा, सरकार, परगना, महल, ये चीज़ें याद रखिएगा इसके बारे में। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत की नहीं, ध्यान से पढ़ना। मेन ऑफिसर्स ऑफ सरकार, इसमें देखो कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे फौजदार, मिलिट्री मैटर्स को देखते थे, नाम से लग रहा है फौजी, मिलिट्री, राइट। अमाल गुजार, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जिम्मेदार होते थे, तो अमल गुजार के नाम में ही माल आ रहा है, माल लेके गुजर जाते थे, तो सारा माल कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और निकल लेते थे। काजी कौन है? जो इस्लामिक लॉ को जानता हो, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। कोतवाल कौन है? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला, ये भी नाम से पता लग रहा है, कोतवाल और क्या करेगा। बिटिकची को थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले देखो खानजादर, खजानदार मतलब ट्रेजरी इंचार्ज, ट्रेजरी मतलब ही खजाना होता है, और ये खजानदार हैं मतलब ट्रेजरी के रक्षक हैं। मीर बख्शी, देखो मीर बख्शी जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको मीर बख्शी बोलते थे, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को, बहुत फेमस था, तो इसको याद रखना, मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को मीर बख्शी बोलते थे। सारे सोल्जर्स की मंथली सैलरी वगैरह यही फिक्स करता था, ठीक है, और सैलरी सर्टिफिकेट इशू करता था, जिसको बोलते थे सरखत। तो सरखत सर्टिफिकेट, सरखत सर्टिफिकेट एक जैसा साउंड कर रहा है ना, तो सरखत सर्टिफिकेट था, सैलरी सर्टिफिकेट। हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार थे, इन्होंने मीर बख्शी को बोला वेतन अधिकारी, क्योंकि सबकी सैलरी डिसाइड करना और सैलरी सर्टिफिकेट देना ये सब मीर बख्शी का ही काम था, तो वेतन अधिकारी भी मीर बख्शी को ही बोलते थे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ बिटिकची हैं, बिटिकची पे मास्टर बने बैठे हैं, जबकि वेतन अधिकारी तो मीर बख्शी है, लेकिन सोल्जर्स को सैलरी दे कौन रहा है? पे मास्टर, ठीक है, बिटिकची दे रहा है। मीर बख्शी सैलरी डिसाइड कर रहा है, फिक्स कर रहा है, बट सैलरी दे कौन रहा है सोल्जर्स को? बिटिकची दे रहा है। तो क्योंकि इनका नाम मीर बख्शी है, तो बिटिकची को दिखाना है कि मैं भी आप लोग को सैलरी दे रहा हूँ, मतलब मैं भी मीर बख्शी हूँ, तो मीर बख्शी नाम तो रख नहीं सकते अपना, तो चुपके से रखना बिटिकची, बिटिकची, बख्शी तो रख नहीं पा रहे, तो बिटिकची बोल दे रहे हैं, बिटिकची मैं आपको दूंगा सैलरी आपकी, ठीक है, बख्शी फिक्स कर रहा है तो क्या हुआ, दे तो बिटिकची रहा है ना। तो इस तरह से इसको थोड़ी सी चीज़ें याद रखना बस। वेस्टर्न घाट्स के पासेस से ये तीनों पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं और तीनों में आप कंफ्यूज होते हो कि थाल घाट ऊपर है कि बोर घाट ऊपर है कि पाल घाट ऊपर है। देखो थाल घाट सबसे ऊपर है, वेस्टर्न घाट में तीनों है, तीनों ही वेस्टर्न घाट्स में है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, तीनों ही वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। थाल घाट सबसे ऊपर है, बीच में बोर घाट है, और पाल घाट नीचे है केरला साइड, ठीक है। थाल घाट सबसे ऊपर है, थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है, थाला फॉर अ रीज़न, थाल घाट सबसे ऊपर है, राइट, और बीच में बोर घाट है,
सबसे नीचे पाल घाट है। अब इनका देखो मेन चीज़, थाल घाट और बोर घाट तो महाराष्ट्र में ही है, पाल घाट केरला में है, ठीक है। थाल घाट जो है महाराष्ट्र में मुंबई से नासिक को कनेक्ट करता है, थाल घाट, ठीक है। और बोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। तो मुंबई से पुणे जाना है तो बोर घाट वाले पास से जाओ, मुंबई से नासिक जाना है तो थाल घाट वाले पास से जाओगे, ठीक है। और पाल घाट जो है वो केरला में है, वो केरला को कोची और चेन्नई से कनेक्ट करता है। और ये पाल घाट के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, साउथ में है ना नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है पाल घाट। तो पाल घाट गया वेस्टर्न घाट्स में तो है ही, साथ ही साथ नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच में पड़ता है पाल घाट गैप। तो ये तीनों थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, तीनों याद रखना, TBP। सबसे ऊपर थाल घाट है बिकॉज थाला फॉर अ रीज़न, याद रखना इसको। वेलफेयर स्कीम्स, आज से हम कुछ स्कीम्स और उनके ईयर को देखेंगे डेली थोड़े थोड़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ईयर ही मैच करने को पूछता है UPPCS में, ठीक है। तो स्टेट लेवल एग्जाम में डायरेक्टली ईयर मैच करने को पूछते हैं, तो इनके ईयर एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? डेली हम एक एक डिकेट कर लेंगे। जैसे आज हमने 70s से 80s के बीच की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लिया है, कल हम 80s से 90s के बीच की लेंगे, ठीक है। फिर 2000 से 2005 तक की लेंगे, इस तरह से 5-5 साल या 10-10 साल की लेंगे और देखेंगे कितनी हो पाती हैं, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे। आज हम 70 से 80s के बीच की 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को ईयर याद करते हैं। सबसे पहले 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के चाइल्ड का न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान रखना था। 1975 में स्कीम शुरू की गई। क्यों? क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लग चुकी थी देश में, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। ये रीज़न नहीं है, ट्रिक के लिए याद करवा रहा हूँ। 1975 में आपको पता है देश में इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी के टाइम पे अब सरकार को लगा भाई हमने इमरजेंसी तो लगा दी है, थोड़ा लोगों के बच्चों का ध्यान रखो, शायद लोग थोड़ा खुश रहें हमसे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाने लगा। 1976 तक आते आते लोग ये इमरजेंसी का भाई माहौल देख नहीं पा रहे थे। लोग कह रहे थे इससे अच्छा तो हम अंधे ही हो जाएं, इतना ज़्यादा इमरजेंसी छाई हुई है चारों तरफ, इससे बेटर तो हम अंधे ही हो जाएं। तो लोग अंधे होना शुरू हो गए कि हमसे देखा नहीं जा रहा है इमरजेंसी का ये मंजर। तो 1976 में लोग इतने ज़्यादा अंधे होने लग गए कि अंधापन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस चलाना पड़ गया कि इमरजेंसी देख के प्लीज़ आप लोग अंधे मत होइए, ठीक है। हम कंट्रोल कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, आपको ब्लाइंड नहीं होने देंगे। तो 1975-76 को इमरजेंसी से रिलेट करके आपको चाइल्ड और ब्लाइंडनेस दोनों याद रखना है, राइट। उसके बाद 1978 और 79, 1977 से 79 तक इंडिया में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। मोरारजी देसाई 2 साल के लिए आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, ठीक है। तो उन्हें लगा भाई मोरा जिया नहीं मानेगा, मोरा जिया बिल्कुल नहीं मानेगा अगर मैं 2 साल के प्राइम मिनिस्टर बना हूँ और मैं गलती से भी रूरल का डेवलपमेंट ना करूँ, गांव का डेवलपमेंट ना करूँ और गांव के यूथ का डेवलपमेंट करूँ तो फ़ायदा क्या हुआ। तो गांव का डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने बनाया नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, 1978 में। और रूरल यूथ के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम, बनाया 1979 में। तो मोरारजी देसाई ने अपने 2-3 साल की गवर्नमेंट में इस काम को अंजाम दिया कि मोरा जिया नहीं मानेगा अगर मैं गांव की देखभाल नहीं करूंगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अटेंडेंस लगा देना, कमेंट्स में लिखो ग्रोथ इज़ माइन। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।